हाय फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, जैसे हमने लास्ट जाना था डाइजेस्टिव सिस्टम, और आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, जिसको हम श्वसन तंत्र कहते हैं, जिसको हम कहते हैं कि सांस लेना और सांस छोड़ना। तो आज उन सब के बारे में हम जानने वाले हैं कि कैसे हम जो एयर है वो इनहेलेशन करते हैं और कैसे एक्सहेलेशन करते हैं, उसके साथ हमारे कौन कौन से ऑर्गन सपोर्ट करते हैं, उन सब के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और ताकि मेरे वीडियो हर एक आने वाला अपडेट आपको मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट हम जानेंगे रेस्पिरेटरी सिस्टम। रेस्पिरेटरी जो होता है वो हमारी एक सांस लेने वाली क्रिया कह सकते हैं, या सांस लेने वाला एक सिस्टम कह सकते हैं। और सिस्टम का मतलब होता है, जो अगर सिंगल किसी की बात की जाए तो उसमें सिस्टम नहीं होता है, जिसमें काफ़ी सारी चीज़ें आती हैं, उसके लिए हम वहाँ सिस्टम यूज़ करते हैं। जैसे अभी अगर हम इसमें बात करें तो इसमें ये काफ़ी सारे हमारे ऑर्गन और हमारे मतलब जो पार्ट हैं वो काम करने वाले हैं, इसलिए सबको मिला के एक ये सिस्टम बन गया है। तो इसके आगे इसलिए हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात की है। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम जो है वो हमारी जो एयर है वो सांस को इनहेलेशन करता है और एक्सहेलेशन करता है। तो जैसे हम जो जीव जंतु होते हैं और हम ह्यूमन्स हैं, वो लंग्स के ज़रिए अपनी जो इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करते हैं। ऐसे ही हम बात करें, जो हमारे कीड़े मकोड़े होते हैं वो लंग्स से तक नहीं लेते हैं, वो सिर्फ ट्रैकिया से ही अपनी गैस एक्सचेंज कर लेते हैं और वहीं से अपना इनहेलेशन एक्सहेलेशन करते हैं। अगर बात हम करें जो पानी में रहते हैं, जिसको हम कहते हैं जैसे फिश वगैरह है, ये अपने जो इनके साइड से आपने गलपड़े देखे होंगे। जैसे कभी मच्छी को काटते हैं तो वो गलपड़े हटाते हैं, तो वहाँ पे रेड रेड से ऐसा मतलब बना होता है। तो वो जो होते हैं, जो फिश होती है वो उन गलपड़ों से सांस को लेती है। उसके बाद हम बात करेंगे जैसे जो हमारा मेंढक होता है, तो मेंढक वो है वो 3 तरह से सांस लेता है। अगर मेंढक काफ़ी छोटा है, न्यूबॉर्न कहते हैं, तो अगर मेंढक छोटा है तो वो अपने गलपड़ों से सांस लेगा, क्योंकि वो भी एक मच्छी में रहने वाला है। अगर मेंढक जब बड़ा हो जाता है, और बड़े होने के बाद अगर मेंढक ज़मीन पे है, तो वो हम अपनी स्किन से एयर लेता है। जो उसकी आउटर स्किन होती है बॉडी से, वो बॉडी से अपने एयर को इनहेलेशन और एक्सहेलेशन करता है। अगर वो पानी के अंदर चला जाता है तो फिर वो अपने लंग्स से ऑक्सीजन लेता है। उसके बाद जानेंगे, जो आज हम बात करने वाले हैं, ह्यूमन्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, या ह्यूमन कैसे सांस लेता है, उन सब के बारे में। तो ह्यूमन्स का जो रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है उसमें हम इनहालेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। तो हम जानेंगे इनहालेशन। इनहालेशन क्या होता है? जब हम सांस लेते हैं उसको हम इनहेलेशन कहते हैं, और जब हम सांस छोड़ते हैं तो उसको हम एक्सहेलेशन करते हैं। जैसे अभी मैंने सांस ली, ये मेरा सीना उठ गया और मेरी सांस अंदर चली गई, एयर अंदर हो गई, तो इसको हम कहते हैं इनहलेशन। और एक्सहलेशन, मैंने सारी सांस छोड़ दी, सारी एयर जो मेरे अंदर लंग्स में गई थी वो बाहर आ गई, उसको कहते हैं एक्सहलेशन। तो सांस लेने वाले उसको हम इनहालेशन कहेंगे, और जब हम सांस छोड़ेंगे तो उसको हम एक्सहलेशन करते हैं कहेंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि हम जब एयर इनहेल करते हैं या एक्सहेल करते हैं तो उसके साथ हमारी कौन कौन सी एयर जाती हैं और कितने % जाती है। तो फर्स्ट हम देखेंगे, जब हम सांस को इनहेलेशन करते हैं तो हमारी नाइट्रोजन 78% हमारे एयर जो, अब ये जो एयर है तो हम कितनी लेते हैं ये डिपेंड नहीं करता है, जितनी हमारे वातावरण में मिक्स है, या जो भी हमारा आसपास का कंटामिनेटेड एरिया है, उसके अकॉर्डिंग जितनी हमारा पॉल्यूशन में एयर हमें नाइट्रोजन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, हम उतना ही लेंगे। ऐसा नहीं है कि हम जब लेंगे तो हम कुछ एक्स्ट्रा ले लेंगे या हम कम लेंगे, नहीं। जितना हमारे आसपास वातावरण में हमें नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड है उतना ही हम लेंगे, लेकिन जब हम छोड़ेंगे तो वो चेंज होगा, वो हमारी बॉडी के अकॉर्डिंग चेंज होगा। तो अभी जब हम एयर को इनहेलेशन करते हैं तो 78% हम नाइट्रोजन लेते हैं, और ऑक्सीजन 21% लेते हैं, और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% लेते हैं।
मतलब जो कार्बन डाइऑक्साइड हम अंदर से छोड़ते हैं, तो ऐसा तो नहीं है कि वो कार्बन डाइऑक्साइड हमें बाहर मिल नहीं सकती। भाई क्या पता किसी और ने छोड़ी हो, वो हमने ले ली हो। तो जो हमारी इनहालेशन वाली गैसेस होती हैं उसमें हमारा 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी अंदर जाता है। तो ये हमारा इनहालेशन है, जब हमने सांस ली तब वो अंदर चला गई। उसके बाद हम देखेंगे एक्सलेशन। एक्सलेशन जो हम सांस बाहर छोड़ते हैं, जिसको आपने देखा होगा कभी कोई जब सांस लेता है तो उसकी जो मतलब चेस्ट वाल होता है, थोरेसिक कैविटी होती है, वो थोड़ा सा अप होता है। वो अप क्यों होता है? क्योंकि उसमें जब हमारे लंग्स में एयर फिल होती है तो हमारे लंग्स एक्सपांड हो जाते हैं, एक बलून की तरह बड़े हो जाते हैं। तो इसलिए जो हमारे मतलब चेस्ट है वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है, और नीचे हमारा डायफ्राम होता है जो यहाँ पे हमारा डायग्राम होता है, ये डायफ्राम होता है जो हमारा इनहालेशन और एक्सलेशन में बहुत सपोर्ट करता है। उसके बाद देखेंगे हम एक्सलेशन क्या होता है। तो एक्सलेशन वो होता है जो हम अपने अंदर से लंग्स से जो हम एयर छोड़ते हैं उसको एक्सलेशन करते हैं। तो नाइट्रोजन तो हम जितनी ली 78% हमने नाइट्रोजन ली है, और 78% ही हम नाइट्रोजन छोड़ देते हैं, क्योंकि नाइट्रोजन हमारे लंग्स में जाने के बाद जैसी जाती है वैसी वापस आ जाती है, क्योंकि हमारे जो लंग्स को ज़रूरत होती है वो ऑक्सीजन की होती है और कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज कर लेता है। तो अब यहाँ हमने जो ऑक्सीजन थी वो 21% ली थी, लेकिन अब जब हम मतलब एक्सलेशन करेंगे, एयर को छोड़ेंगे, तो हमारी ऑक्सीजन 40% आएगी, यानी कि 4% का यहाँ गैप हो जाएगा। यहाँ हमारी 21% थी और यहाँ पे हमारी 14% वापस आएगी। जो 4% वो हमारी जो ऑक्सीजन है वो हमारे ब्लड में सर्कुलेशन हो जाती है, जहाँ भी जिस ऑर्गन को नीड होती है। उसके बाद जो हमने कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ 0.03% ली थी, वो यहाँ हमारी 4% हम छोड़ेंगे, क्योंकि जो हमारी बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड होती है, जो हमारा ब्लड एक्सचेंज करता है, ऑक्सीजन ले लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ देता है, तो इसकी वजह से ये हमारा 4% का गैप होता है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं, जैसे हमारा नाइट्रोजन तो हमने 78 ली और 78 छोड़ दी, प्लस 21 में से हमें 4 घटा देना है, तो हमारी मतलब 21 में से ये हमने 21 लेके और यहाँ हमारी 14 बची है। उसके बाद हमने 0.03 यहाँ पे ली थी और 4% छोड़ी है, तो ये 4% का यहाँ पे फर्क आ रहा है। तो इस चीज़ से आपको ये जो इनहालेशन और एक्सलेशन है, ये एक एक नंबर में हमारे एमसीक्यूज वाले क्वेश्चन में काफ़ी आंसर ऐसे आ जाते हैं कि हम कितने % नाइट्रोजन लेते हैं, या हम कितने % ऑक्सीजन लेते हैं, या हम कितने % कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। बात देखेंगे हम रेस्पिरेटरी सिस्टम में जो हमारे ऑर्गन होते हैं या जो भी हमारे पार्ट काम करते हैं वो कैसे करते हैं। तो फर्स्ट रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए हमारी नोज होती है। तो नोज, ये जो हमारी नोज देख रहे हैं, अब हम कभी पहले हम छोटे थे तो हम सोचते थे कि हम सांस लेने के लिए हमें नाक बहुत ज़रूरी है, लेकिन जब हम नाक बंद कर लेते हैं तो हम मुंह से भी सांस ले सकते हैं। फिर लगता है कि नाक और मुंह बहुत ज़रूरी होते हैं सांस लेने के, लेकिन ये दोनों ही सांस लेने के लिए इनका कोई भी रोल नहीं होता है। जो हमारा मेन रोल होता है वो लंग्स का होता है। ये तो सिर्फ एक वे है, रास्ता है जो हमारी एयर को अंदर तक पहुंचाते हैं और अंदर से लाते हैं, मतलब एक लाने ले जाने वाला रास्ता है एयर का। तो जैसे अगर हम सांस नाक से लेते हैं तो अभी एक नॉर्मल क्वेश्चन आ जाता है कि हमारे जो नाक में छोटे छोटे बाल होते हैं या नाक में नोज के अंदर हेयर फॉल्स क्यों होते हैं। तो जो भी हम मतलब एयर को इनहेल करते हैं या बाहर की हवा में कोई भी डस्ट है या कुछ भी ऐसा है, तो वो उन हेयर्स पे हमारे चिपक जाता है और जो वहीं पे रुक जाता है, जो हमारी एयर फिल्ट्रेशन होके अंदर चली जाती है। तो हमारे नोज से हम इन करते हैं और नोज के अंदर हमारे छोटे छोटे हेयर्स होते हैं, जो कुछ भी अनवांटेड पार्टिकल्स या कोई डस्ट है या कुछ भी जाता है तो वो हमारे यहाँ उन बाल नाक के अंदर जो बाल होते हैं उसी पे चिपक जाता है। उसके बाद वो एयर हमारी पीछे इथोमाइड साइनसिस के पास जाती है। इथोमाइड साइनसिस क्या होता है? ये एक म्यूकस ग्लैंड होता है जो हमारी, आपने कभी नोज में अंदर ऐसे मतलब फिंगर की होगी तो आपने देखा होगा वो हमेशा मतलब यहाँ पे होता है हमारा मतलब यहाँ पे म्यूकस होता है। जो हमने एयर ली उसके अंदर कुछ ऐसे पार्टिकल्स हैं जो हमारे नोज के अंदर हेयर थे उनसे भी मतलब पास आउट होके अंदर चले गए। तो वहाँ जो म्यूकस वाला पार्ट होता है जो हमारा यहाँ इथोमाइड साइनसिस, तो उसके अंदर जो डस्ट या कुछ भी अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो यहाँ जाके चिपक जाते हैं और जो 8 दिन के बाद या 10 दिन के बाद हमारे यहाँ पे आ जाते हैं। जो आपने देखा हो हम फिंगर डाल के नाक को निकालते हैं तो हमारा जो डस्ट या कचरा निकलता है
फर्स्ट वो हेयर्स पे चिपक जाता है इसलिए बन जाता है, और सेकंड फिर वो हमारा साइनसेस में ऊपर जाके जम जाता है। तो उसकी वजह से जैसे आप कुछ ऐसा ज़्यादा धूल या मिट्टी का कुछ काम होता हो जहाँ पे ज़्यादा डस्ट हो, उसके बाद में आप मतलब घर पे आने के बाद जब अपनी नोज़ को प्रेशर से बाहर करते हो तो आप उसका कलर चेंज देखते हो, वाइट से वो और ही कलर होता है। तो जो भी पार्टिकल्स हमारे जो नाक के अंदर बाल होते हैं उनसे पास आउट होके अंदर चला जाता है, तो वहाँ जो हमारा साइनसेस है उन सारे धूल मिट्टी के कण जो होते हैं वो यहाँ पे जाके चिपका लेता है। उसके बाद हमारी जो एयर होती है वो फेरिंग्स के अंदर आती है। फेरिंग्स क्या है, जो हमारा हलक जिसको कहते हैं, जिसको डॉक्टर मतलब एक लोहे का होता है जो डॉक्टर मुंह में डाल के चेक करते हैं, जो हमारा अंदर का हलक होता है जिसको आम भाषा में हलक कहते हैं, यहाँ तक ये हमारा फेरिंग्स होता है। इस फेरिंग्स का काम होता है हमारी ईयर को, जहाँ ईयर को मतलब नीचे तक पहुंचाना। उसके बाद हमारा आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स को हम वोकल कॉर्ड भी कहते हैं। लैरिंग्स ये होता है जो हमारी वॉइस को प्रोड्यूस करता है, जिसको हम वॉइस बॉक्स भी कहते हैं। लैरिंग्स को ही वॉइस बॉक्स करते हैं, ये आप याद रखना, क्योंकि ये कभी कभी एक नंबर में क्वेश्चन आ जाते हैं कि वॉइस बॉक्स किसको कहते हैं, तो वो लैरिंग्स को कहते हैं। अभी सपोज यहाँ पे मैं दबा लूँ तो ये मेरी आवाज़ बदल जाएगी या मेरी आवाज़ नहीं निकलेगी। तो जो हमारा वॉइस बॉक्स है या वॉइस प्रोटेक्शन का काम करता है वो हमारा लैरिंग्स करता है। लैरिंग्स के बाद जो भी हमारी ईयर है वो ट्रैकिया में आती है, और ट्रैकिया में आने के बाद जो आपको ये लाइन दिख रही है ये हमारा कार्टिलेज होता है। ये कार्टिलेज क्या काम करता है, जैसे हमारी जो ट्रैकिया है वो एक मसल्स की बनी होती है, और ये ट्रैकिया पे सी शेप के कार्टिलेज लगे होते हैं जो सॉफ्ट बोन होती है। मतलब आपने देखा होगा जिसको हम नॉर्मल, जैसे ये हमारा है, ये एयर है जो एक लाइक मसल्स भी नहीं है और बोन भी नहीं है और सॉफ्ट बोन की तरह है, तो ऐसे हमारे कार्टिलेज होते हैं जो हमारी ये ट्रैकिया में आगे लगे होते हैं। इन कार्टिलेज का यूज क्या होता है, जब जैसे हम एयर को इनहेलेशन या एक्सहेलेशन करते हैं तो उस टाइम पे जो एयर है अगर वो पाइप खाली हो जाएगा हमारा मसल्स वाली, तो वो तो जब हम ऊपर को लेंगे या अंदर लेंगे तो कभी भी चिपक सकता है। कभी आपने देखा होगा कोई भी ज़्यादा हाई वैक्यूम के कारण हमारा पाइप होता है, कुछ भी होता है, वो रास्ता चिपक जाता है। तो हमारी पता चले ये ट्रकिया वाली हमने सांस मतलब एयर को इनहेलेशन करते या एक्सहेलेशन करते बट ये टाइम ये चिपक जाए, तो इसलिए ये हमारे सी शेप के कार्टिलेज होती हैं जो हमारी पूरी ट्रकिया पे होते हैं, पूरे राउंड नहीं होते हैं। ये कार्टिलेज ऐसे होते हैं, इस तरीके से ये कार्टिलेज होते हैं जो हमारी हाफ आगे वाली साइड होते हैं, ताकि जो हम सांस ले रहे हैं या छोड़ रहे हैं वो आसानी से आ जा सके और हमारी ट्रैकिया चिपके नहीं, उस चीज़ के लिए इनका यूज़ होता है। फिर ये ट्रैकिया से यहाँ से हमारी ईयर आने के बाद दो पार्टों में डिवाइड हो जाती है। दो पार्टों में डिवाइड होने के बाद उसको बोलते हैं ब्रोंक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स में जाने के बाद ये लंग्स के अंदर चली जाती है, और लंग्स में जब हमारी एयर एंटर होती है उसके बाद हमने एक ये लंग्स का जो हमारा छोटा सा हमने लंग्स के पार्ट को यहाँ जूम करके बनाया है, तो इसमें मैं बताने वाला हूँ। जो हमारी अंदर से ब्रोंक्यूल आ रही है उसके बाद ये अल्वुलाई होती हैं। अल्वुलाई वो होती हैं जहाँ पे हमारा गैस एक्सचेंज होती है, जहाँ पे हमारी कैपिलरी के आर्टरी की कैपिलरी और वेन की कैपिलरी होती हैं जो आपस में मर्ज होती हैं, और जहाँ से हमारी ऑक्सीजन ब्लड में मिलती है और कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से हमारी लंग्स के अंदर आके जो आउट होती है। तो यहाँ पे ये हमने एक इसको हाफ करके जूम करके दिखाया है। अब हम जानेंगे जो लंग्स होते हैं वो हमारे, उनको मेन जो फंक्शन होता है वो डायफ्राम कराता है। अगर डायफ्राम मतलब जो डायफ्राम का मेन रोल होता है, सपोज हमने ऐसे करके जब हम सांस लेते हैं तो हमारा लंग्स जो है वो नीचे को एक्सपांड हो जाता है और थोड़ा सा ऊपर उठता है और ज़्यादा नीचे को जाता है, जिससे हमारी जो एयर है वो अंदर आ जाती है। जब हम छोड़ते हैं तो वो डायफ्राम हमारा ऊपर आ जाता है। तो ये जो डायफ्राम है, इस डायफ्राम का काम होता है जब हम सांस लेते हैं तो ये नीचे चला जाता है, जिससे हमारे लंग्स में प्रॉपर एयर आ जाती है, और जब हम सांस छोड़ते हैं फ्री डायफ्राम ऊपर को जाता है, जिससे हम अपने आसानी से सांस छोड़ पाएँ। वरना अगर हमने सांस ले ली, फॉर एग्जाम्पल हमने सांस अंदर कर ली, अब उसे बाहर कौन निकालेगा,
हाथ डाल के तो आ नहीं जाएगी कोई पकड़ने वाली चीज़ ताकि हम हाथ डाल के निकाल लें। भाई सांस हमने अंदर ले ली, लेकिन बाहर निकालने के लिए जो काम करता है वो डायफ्राम करता है, और अंदर लेने के लिए भी हम डायफ्राम का ही काम कराते हैं, क्योंकि डायफ्राम जब नीचे जाता है तो हमारे लंग्स नीचे जाते हैं, और जब लंग्स नीचे जाते हैं तो हमारे मतलब नोज या माउथ में वैक्यूम बन जाती है। जैसे अभी हम ये बंद कर ले तो हमारा वैक्यूम बनने लगता है। तो डायफ्राम का काम होता है एयर को इनहेलेशन कराना और एक्सहेलेशन कराना, और जब मतलब लंग्स के अंदर एयर इनहेलेशन होती है तो हमारा डायफ्राम नीचे जाता है और हमारा जो अपर थोरेसिक पार्ट है वो हल्का सा ऊपर उठ जाता है। तो ये हमारा था रेस्पिरेटरी सिस्टम के जो भी पार्ट्स होते हैं कैसे हमारी एयर आके एक्सचेंज होती है। उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें कौन कौन से ऑर्गन होते हैं और उनका क्या क्या यूज होता है। तो फर्स्ट मैंने आपको बताया था नोज जो हमें नोज से एयर को इनहेलेशन करना है, और इनहेलेशन करने के बाद जो रास्ता है वहाँ से नोज जाती है और उस नोज के अंदर हेयर होते हैं। जो भी अगर कुछ ऐसा पार्टिकल्स होता है वो उन हेयरों पे बालों पे चिपक जाता है ताकि अंदर फिल्ट्रेशन हो जाती है। उसके बाद इथोमाइड साइनेसिस, ये साइनेसिस एक म्यूकस टाइप में होता है जो हमारे नोज के ऊपर ये ऊपर वाले भाग में होता है। अगर हमने कुछ अंदर एयर को इनहेलेशन किया है, अगर उसमें कुछ भी ऐसा पार्टिकल्स है जो एयर पे नहीं चिपक पाता है तो वो हमारा इथोमाइड साइनेसिस जो एक लिक्विड मतलब म्यूकस टाइप में होता है वो उसको चिपका लेता है। उसके बाद हमारा फेरिंग्स हमारा ये वाला पार्ट होता है फेरिंग्स जो हमारा नीचे को आता है, और फेरिंग्स से आने के बाद फिर हमारी जो एयर है वो ये लैरिंग्स में आती है, और लैरिंग्स के बाद फिर ट्रैकिया में आती है, और ट्रैकिया के बाद हमारा ब्रांक्यूल, यहाँ तक ये हमारी ट्रैकिया है, ये यहाँ ट्रैकिया है। ट्रैकिया के बाद ये हमारी दो पार्ट में बढ़ जाती है, ये वाले लंग्स को और वो वाले लंग्स को। जब इनका डिवीज़न होता है तो जो यहाँ से पार्ट डिवीज़न होता है उसको हम बोलते हैं ब्रांक्यूल, जो मैंने यहाँ लिख दिया। उसके बाद हमारी आती है इसको बोलते हैं ब्रांक्यूल्स, और जो हमारे ब्रोंक्यूल्स के बाद डिवीज़न होता है उसको बोलते हैं ब्रांक्यूल्स। ब्रोंक्यूल्स के बाद आते हैं अल्विलाई जो हमारी एयर के छोटे छोटे सैक होते हैं जिनमें हमारी एयर स्टोरेज होती है, जहाँ पे हमारा ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड मतलब चेंज होती है, उसको हम अल्वुलाई करते हैं। अल्वुलाई के अंदर हमारी ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड आती है, और अल्वुलाई की जो आउटर कवर है, आउटर कवर पे हमारी कैपिलरी आर्टरी की और वेन की होती है, जिसमें हमारी मतलब मैंने आपको गैस एक्सचेंज वाले चैप्टर में पढ़ाया था कैसे वो चीज़ एक्सचेंज होती है। तो आप उस वाले चैप्टर में, गैस एक्सचेंज वाले चैप्टर में, ये ब्लड और ऑक्सीजन कैसे एक्सचेंज होता है उसमें जाके आप देख सकते हैं। फिर उसके बाद हम देखेंगे जो हमारा लंग्स, हम सांस कितनी लेते हैं। जैसे अब ऐसा तो है नहीं कि हमने सांस ली तो वो कितनी ली है वो हमें देखना है, या हम लंग्स में टोटल कितनी एयर को मतलब ले सकते हैं। तो जो हमारा एक बार में हम सांस लेते हैं ऐसे जो हमने सांस ली है तो उसमें हम 500 ml यानी कि जो हमारी आधा लीटर की एक बोतल होती है, या आप आधा लीटर का कोई भी एक ऐसा मतलब मग या कुछ देखो, उसी के बराबर हम एक बार में सांस लेते हैं। उसके बाद में टोटल जो हमारे लंग्स की कैपेसिटी है, मतलब जो टोटल हमारे लंग्स के अंदर एयर आ सकती है वो 6000 ml यानी कि 6 लीटर हमारे लंग्स के अंदर एयर आ सकती है। उसके बाद हम ऑक्सीजन सिलेंडर के बारे में जानेंगे। जैसे जो पेशेंट को आपने देखा होगा हॉस्पिटल में मास्क के द्वारा ऑक्सीजन लगाई जाती है, या आईसीयू में वेंटिलेटर पे अंदर नलकी डाल के नाक से और डायरेक्ट ट्रैकिया में ट्रांसफ़र करके हमारे मतलब लंग्स को ऑक्सीजन लगाई जाती है। तो वो जो ऑक्सीजन लगाई जाती है मास्क के द्वारा, तो वो बिल्कुल 100% ऑक्सीजन नहीं होती है, क्योंकि जो ऑक्सीजन होती है वो काफ़ी भारी होती है। अगर हम डायरेक्ट ऑक्सीजन को लेंगे तो वो हमारे नुकसान दे सकती है और हम उसकी वजह से काफ़ी प्रॉब्लम बन सकती है। इसलिए उस ऑक्सीजन के साथ जो मिली होती है वो हमारी हीलियम गैसेस मिली होती है या हमारी नाइट्रोजन मिली होती है, क्योंकि जब हम नॉर्मल मतलब गैस को ले रहे हैं तो उसमें हमारी 78% नाइट्रोजन है और हमारी सिर्फ 21% ऑक्सीजन है। तो जब ये जो ऑक्सीजन सिलेंडर के ज़रिए हम हॉस्पिटल में या पेशेंट को ऑक्सीजन लेते हुए देखते हैं तो सिर्फ उसमें 21% ऑक्सीजन होती है और 78% उसमें नाइट्रोजन होती है। और जो
मतलब ट्यूब के द्वारा जैसे वेंटिलेटर पे जो पेशेंट चला जाता है तो उसका जो इनहलेशन और एक्सहेलेशन वाली क्रिया है या जो डायफ्राम है वो नहीं कर पाते हैं, तो उसके लिए एक पाइप से अंदर तक ट्रैकिया में वो पाइप छोड़ा जाता है जिससे उसको एयर लेने में आसानी हो पाए, क्योंकि जो एयर लेने और छोड़ने वाली जो हमारे ऑर्गन्स हैं वो प्रॉपर नहीं काम कर पाते हैं, इसलिए पेशेंट को वेंटिलेटर पर जाके उसके द्वारा एयर दी जाती है। उसके बाद हम जानेंगे जो हमारा एयर है वो मतलब 1 मिनट में हम कितनी बार सांस लेते हैं। तो 1 मिनट में अगर हम जग रहे हैं यानी कि चल रहे हैं या घूम रहे हैं तो 1 मिनट में हम 16 से 18 बार सांस लेते हैं और 16 से 18 बार सांस को छोड़ते हैं। मतलब 1 मिनट में 16 से 18 बार हम एयर को इनहलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। वही अगर हम बात करें जब हम सो रहे हैं या जिस टाइम हम एकदम शांति में हैं, सो रहे हैं, सुकून में हैं, उस टाइम हम 12 से 14 बार एयर को इनहलेशन करते हैं और एक्सहेलेशन करते हैं। वही बात अगर हम बच्चों में देखी जाए तो जो बच्चे छोटे होते हैं वो लगभग 24 से 26 बार 1 मिनट में सांस को लेते हैं और सांस को छोड़ते हैं। बाद हम जानेंगे जो हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम में एक ऑर्गन होता है एपिग्लोटिस। एपिग्लोटिस क्या होता है और उसका काम क्या होता है। लास्ट जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम में था उसमें भी मैंने आपको बताया था एपिग्लोटिस का काम, लेकिन ये रेस्पिरेटरी सिस्टम में भी आता है, इसलिए मैं आपको एपिग्लोटिस का काम बता देता हूँ। सपोज हमने ये हमारी माउथ है, माउथ और हमारा जो नोज वाला, हमारा माउथ और नोज ये दोनों आपस में एक ही रास्ता होता है। कभी आपने देखा होगा आपको कोई फंदा लगता है तो कुछ चीज़ें आप खाना अगर खा रहे हो तो वो नाक से भी कभी बाहर आ जाती है, तो हमारी नोज और माउथ एक ही कनेक्टेड है जो हमारी ओरल कैविटी होती है। ओरल कैविटी से जब हम कोई भी चीज़ को अंदर लेते हैं तो वहाँ पे हमारा आगे ट्रैकिया होता है और पीछे हमारा ईसोफेगस होता है। तो ईसोफेगस हमारा फूड पाइप होता है और ट्रैकिया हमारा विंड पाइप होता है, यानी कि ट्रैकिया एयर लेने वाली नली होती है और जो हमारी ईसोफेगस है वो खाने वाली नली होती है जिसको हम आहार नाल बोलते हैं। तो यहाँ से दोनों का एक ही रूट है, लेकिन अब हम ये जानेंगे कि कैसे वो डिवाइड होता है कि ये खाने वाले पाइप में जाएगा या फिर ये ईयर है तो ईयर वाले पाइप में जाएगी। और जब हमें फंदा लगता है तो वो हमारे फंदा लग के खाना बाहर इस झटके से कैसे गिरता है और हमारे आंसू कैसे निकल जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा होता है एपिग्लोटिस। एक एपिग्लोटिस नाम का ऑर्गन होता है, इसका काम क्या होता है, जैसे अगर यहाँ से हमारा कोई फूड आ रहा है, ये हमारा फूड आया तो ये क्या करेगा, इस साइड क्लोज कर देगा। अभी हमने कुछ फूड खाया है तो अगर फूड जा रहा है तो ये हमारी ट्रैकिया में जा रहा है, ठीक, सॉरी, ये फूड अगर हमारा ईसोफेगस में जा रहा है तो वो ईयर वाली जो हमारी ट्रैकिया है एपिग्लोटिस ईयर मतलब ट्रैकिया वाले वॉल्व को बंद कर लेगा और वो फूड वाले वॉल्व में चला जाएगा। उसके बाद अगर जब हम फूड नहीं खा रहे हैं, ये हमारा जो एपिग्लोटिस है वो फूड वाले पाइप को बंद कर लेगा और जो एयर है वो ट्रैकिया में छोड़ देगा। मतलब एपिग्लोटिस का काम होता है कि जो जिस रास्ते की चीज़ है वो उसको छोड़ता है। सब अगर हमारा फूड जाएगा तो वो मतलब एयर वाले पाइप को क्लोज कर लेगा और फूड को छोड़ देगा, और जब हमारा एयर आ रही है तो वो फूड वाले पाइप को क्लोज कर लेगा और हमारी एयर छोड़ देगा। तो आप सोचने वाला कॉन्सेप्ट है कि हमारा एक छोटा सा एपिग्लोटिस कितनी स्मार्ट तरीके से काम कर सकता है कि उसको रात दिन पता है कि कौन सी चीज़ कहाँ भेजना है। अगर आप सोते टाइम भी पानी पियो ना तो आपके ईसोफेगस में जाएगा, आपकी ट्रैकिया में नहीं जाएगा, क्योंकि वो हमारा ऑर्गन बहुत एक्टिव होता है। तो इसलिए ईसोफेगस का जो मेन रोल होता है वो डिवीज़न करता है कि अच्छा पानी मतलब कुछ फूड आ रहा है, पानी आ रहा है, लिक्विड आ रहा है तो वो ईसोफेगस में जाएगा। अच्छा कुछ एयर आ रही है तो वो हमारी ट्रैकिया में जाएगी। इसलिए ईसोफेगस और ट्रैकिया का जो दोनों का मतलब हम कह सकते हैं एक चौकीदार कह सकते हैं, या हम सिग्नल पे खड़ी एक पुलिस कह सकते हैं। जैसे सिग्नल पे खड़ी पुलिस का काम होता है ये वाला रास्ता छोड़ दो, अब ये छोड़ दो, उसको आने दो, इसको जाने दो। तो वैसे ही हमारा एपिग्लोटिस काम करता है। अच्छा फूड आ रहा है तो एयर को क्लोज कर लो, अच्छा एयर आ रही है तो फूड वाले पाइप को क्लोज कर लो, जो जिस रास्ते का है वो उसको भेजता रहता है। ये जैसे हमारा ट्रैकिया है और ये ईसोफेगस है, खाना उसको यहाँ छोड़ता रहेगा और ये यहाँ छोड़ता रहेगा। उसके बाद फ्रेंड्स ये हमारा
रेस्पिरेटरी सिस्टम था जो आज का टॉपिक था। मैंने आपको इनहेलेशन का बताया, एक्सहेलेशन बताया। नाइट्रोजन हम सबसे ज़्यादा, एक नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, सबसे ज़्यादा गैस जब हम इनहेलेशन करते हैं तो कौन सी हमारे अंदर जाती है, तो वो नाइट्रोजन जाती है। और जो सबसे अंदर कम मात्रा में हम इनहेलेशन करते हैं तो कौन सी गैस जाती है, वो कार्बन डाइऑक्साइड जाती है। और हम कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते कितनी है, वो 4% छोड़ते हैं, और हम लेते कितनी है, वो 0.03 ले सकते हैं। ये छोटे मोटे क्वेश्चन है जो आपको कोई भी कंपटीशन वाले क्वेश्चन में या कंपटीशन में आपको मिल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये आज का टॉपिक था हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया हो। फ्रेंड्स, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिए और लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आने वाले सारे वीडियो के आपको अपडेट मिलते रहें, इसलिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो नेक्स्ट टॉपिक जो मैं आपको बताने वाला हूँ वो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होने वाला है। तो जब भी मेरी नेक्स्ट वीडियो आए आप ज़रूर देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।